नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उतेरा पद्धति से अलसी की बुआई। बर्ड चिप विधि से करें गन्ने की नर्सरी तैयार। हमारे राज्य के जिन स्थानों पर रबी मौसम में फसलों की खेती के लिए सिंचाई जल की उपलब्धता नहीं है, ऐसे में जिन किसान भाइयों ने खरीफ में धान की खेती की है, वे धान की खड़ी फसल में अलसी की उतेरा पद्धति से बुआई कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। तो यह उतेरा पद्धति क्या है और कैसे करें इस विधि से अलसी की खेती, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SB अग्रवाल। अभी हमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है या सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में हमें धान के खेत में जो अभी नमी है, उस नमी का सदुपयोग करते हुए अलसी की खेती करना है। अलसी की खेती उतेरा खेती कहते हैं, जैसे हमें उसको बोने के बाद उससे फसल प्राप्त करना है। ये फसल प्राप्त करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी फसल काटने के 15 दिन, धान की फसल काटने के 15 दिन पहले हमें ये बोनी करना है। किसान भाइयों, उतेरा पद्धति फसलों को पैदा करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी खेती की तैयारी के रबी मौसम में फसलों की बुवाई करके असिंचित अवस्था में पैदा करते हैं। यह पद्धति अधिकतर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के पहाड़ियों और मैदानों में अपनाई जाती है। फसल उगाने की उतेरा पद्धति सदियों पुरानी है। इस फसल को बोनस फसल भी कहा जाता है। इसमें 2-3 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। एक बीज की मात्रा और दूसरी खाद की मात्रा। हमने ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारी जो धान की फसल है उसमें पर्याप्त फास्फोरस दिया गया है कि नहीं। यदि नहीं दिया गया है तब हम अलसी की फसल के लिए भी देंगे। अर्थात अगर हमारा पहले से फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त है, यानी कि हमने सिंगल सुपर फास्फेट उसमें पर्याप्त मात्रा में डाला है जो आवश्यकता थी, तो हमें आगे आने वाले समय में फास्फोरस देने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं डाला गया है तब हम अलसी की फसल के लिए खेत में फास्फोरस की मात्रा डालें। दूसरी बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 50 किलो यूरिया हमें डालना 1 हेक्टेयर में आवश्यक होता है, अगर हमें दूसरी फसल अलसी की लेना है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखें। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि खेत में कुछ नमी होना आवश्यक है। किसान भाइयों, यदि आपके पास धान के लिए पानी उपलब्ध है तथा रबी फसलों के लिए नहीं है, तो इस स्थिति में धान की गभोट अवस्था में पानी अस्थायी रूप से निकालकर खेत में दरार लाते हैं। खेत से पानी निकालने के 7 दिन के बाद फिर खेत में 7 दिन तक पानी भर दें। इसके बाद खेत का पानी कम करके उतेरा फसल की बुवाई कर दें। इस प्रक्रिया से उतेरा फसल में खरपतवार भी कम हो जाते हैं और उतेरा फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। हमें इसको बीज को, जो अलसी का बीज है, इसकी कई प्रजातियां हैं। जैसे जवाहर 7 के नाम से एक प्रजाति है, जवाहर 17 के नाम की एक प्रजाति है, जवाहर 1 भी प्रजाति है, जो हालांकि ये बहुत पुरानी प्रजाति है, परंतु इनकी उपज अपन अच्छे तरीके से उतेरा फसल में ले सकते हैं। दूसरी अवस्था में हम जाएंगे तो बीज की मात्रा का है, और ये बीज की मात्रा हमें 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा का उपयोग करते हैं, तो वो उतेरा फसल के लिए पर्याप्त होती है। इन प्रजातियों के बीज प्राप्त करने के बाद इसका बीज उपचारित कर ले। बीज उपचार के लिए हमें एक रेडोमिल दवा आती है या बीटावैक्स पावर है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और ये दवाओं का 2 ग्राम दवा प्रति
किलो बीज के हिसाब से इसमें मिला लें। मिलाने के बाद इसकी बोनी करें। बोनी छिटक कर करना है, क्योंकि अलसी का बीज हल्का होता है। इसके साथ में थोड़ी सी सूखी मिट्टी या रेत की मात्रा बराबर मात्रा में मिलाएं और समान रूप से खेत में बुरक दें। ये बुरकने की व्यवस्था ये भी है कि जिन खेतों में रोपाई से धान लगाई गई है, उन धान के खेतों में रास्ते में चलकर, यानी 2 कतारों के बीच में चलकर बीज को भुरकेंगे या छिटकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बीज कभी कभी बालियों में उलझकर भी रह सकता है। इसलिए हमें इस तरीके से बीज को छिटकना है जिससे 2 कतारों के बीच में बीज गिरे और पर्याप्त नमी में पहुंचकर उसका अंकुरण हो सके। उतेरा की बुवाई के 20 से 25 दिन के अंदर धान की फसल को काट लें और फसल की कटाई भूमि की सतह से करें तथा कटी धान की फसल को अति शीघ्र उठा लें। आमतौर पर किसान भाई उतेरा में किसी प्रकार का पौध संरक्षण नहीं अपनाते हैं, जिससे फसल 30 से 40% तक क्षति होती है, जिसे पौध संरक्षण अपनाकर रोका जा सकता है। ये अवस्था निदाई की दूसरी अवस्था होती है। कभी कभी किसी अन्य प्रकार के जो कि पहले से उगे हुए हैं, जो नीदा के हैं पौधे हैं, उन पौधों को भी हम हाथ से निकाल सकते हैं और निकालने के बाद इसमें नीदा रहित करें खेत को रिस्क के उठाए बिना। ये विधि उतेरा विधि से हम धान के बाद अलसी की खेती असिंचित क्षेत्रों में या वर्षा आधारित क्षेत्रों में अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। शरतकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन इस समय खेतों में खरीफ की फसलें खड़ी हैं, जिससे किसान गन्ने की समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ने की नर्सरी डालने की अनुशंसा की है। तो गन्ने की अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए आप किन किन बातों का ख्याल रखें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार से। बड चिप विधि जो है, इसका दूसरा नाम बीज बचत तकनीक भी कहते हैं। आप तो जानते हैं कि कोई भी जो नई प्रभेद आती है तो उसका शुरुआत में बीज बहुत कम रहता है। तो कोई भी संस्था किसानों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बीज का सप्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए कि शुरू में बहुत कम बीज रहता है और 8 से 10 साल तक लग जाता है बीज को फैलने में, जिसके कारण गन्ना में डिटोरिएशन भी आते जाता है। तो इसलिए बीज बचत तकनीक ऐसा तकनीक है जो कम 10 से 12 क्विंटल बीज में ही 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना की खेती की जा सकती है। जबकि 3 आंख वाले गुल्ली से जब हम गन्ना की खेती करते हैं तो 50 से 60 क्विंटल बीज दर प्रति हेक्टेयर लगता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी विधि है। अगर कोई किसान बंधु आघानी धान लगाते हैं जो लेट से कटता है, दिसंबर या जनवरी में वो धान हार्वेस्ट होता है, उस खेत में भी बीज ये बड चिप तकनीक से गन्ना की खेती कर सकते हैं। श्री विधि से गन्ने की खेती। किसान भाइयों, श्री विधि जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ रिन्यूड इंटेंसिफिकेशन,
श्री विधि ईख उत्पादन की एक उन्नत तकनीक है। इस विधि के तहत हम ईख का बिचड़ा ग्रीन हाउस में उगाते हैं और बिचड़ा तैयार होने पर सीधे खेत में रोपाई कर देते हैं। चूंकि ये पॉली हाउस में या कहीं भी जहां पर के तापमान को नियंत्रित किया जा सके, उस पर ट्रेस भी रखा जा सकता है, वैसी जगह में आप बड चिप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मिट्टी, बालू और कंपोस्ट तीनों का मात्रा बराबर बराबर उपयोग करते हैं, तीनों को बराबर बराबर के अनुपात में मिलाते हैं। उसके बाद कार्बेंडाजिम 1% घोल का इसमें आप इस्तेमाल करें, जिससे कि फफूंद जनित रोग से चिप्स को बचाया जा सके। इस तकनीक से बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद बड काटने वाली मशीन से ईख के एक आंख अथवा बड को काट लेते हैं। तत्पश्चात काटी गई ईख की आंख को हम फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कार्बोडाइजिम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर बड को 10 से 15 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की ट्रे में इसे रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद और कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपिट के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। चूंकि 1 से 1.5 महीना तक वो सीडलिंग तैयार होता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो इसका अंकुरन क्षमता भी जो बड चिप विधि से हम गन्ना लगाते हैं उसका करीब करीब 100% होता है, 90 से 100% तक। तो इसमें बीज की हानि भी नहीं होती है। वही जब 3 आंख की गुल्ली हम लगाते हैं तो मात्र हम लोग के कंडीशन में 30 से 35% ही अंकुरन हो पाता है। किसान भाइयों, आप प्रोट्रे के अलावा पॉली बैग में भी गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर 20 कुंतल बीज की आवश्यकता होती है। पॉली बैग में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिट्टी, बालू तथा गोबर की खाद कंपोस्ट की बराबर मात्रा लेकर अच्छी तरह से मिलाते हैं। इस उपचारित मिट्टी के मिश्रण को 5 इंच लंबी व 5 इंच चौड़ी साइज की पॉलीथीन बैग में भरते हैं। पॉलीथीन बैग में चारों ओर तथा नीचे से कुछ छेद कर देते हैं, जिससे सिंचाई के बाद अतिरिक्त पानी निकल जाए और गन्ने के टुकड़े सड़ने से बच जाएं। नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग को लेकर इसमें से 1 आंख वाले टुकड़े काट लिए जाते हैं। इनके कटे हुए टुकड़ों को 50 लीटर पानी में 100 ग्राम वेवेस्टीन मिलाकर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद कटे हुए उपचारित टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में लंबवत अवस्था में इस प्रकार रखते हैं कि आंख ऊपर की ओर रहे। तत्पश्चात इसके ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछाते हैं और एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। पॉली बैग नर्सरी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। 3-4 सप्ताह में अच्छा जमाव हो जाता है और 3 से 4 पत्तियां निकल आती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है। ये 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाता है। उसके बाद आप खेत में, पहले से तैयार खेत में दूरी, कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर 3 फुट होगी और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना है। पहले जैसे आप ये बड चिप लगाते हैं तो सिंचाई दे दें लाइन में, उसके बाद उसको धान के तरह भी रोप सकते हैं या खुरपी से भी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। अभी जो किसान बंधु इंटरेस्टेड होंगे अघनी धान काटने के बाद गन्ना लगाने के लिए, वो भी बड चिप विधि से लगा सकते हैं गन्ना को। इसमें होता क्या है कि आपका जैसे ऑटम प्लांटिंग होता है, जो ये अक्टूबर नवंबर में गन्ना लगाते हैं और फरवरी मार्च में लगाते हैं, तो फरवरी मार्च के गन्ना का उपज ऑटम प्लांटिंग यानी अक्टूबर नवंबर के गन्ना के बनिस्बत थोड़ा कम होता है। लेकिन जब आप बड चिप विधि से गन्ना लगाते हैं तो ऑटम प्लांटिंग जैसा ही आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा किसान बंधु से यही आग्रह होगा, जो भी नई प्रभेद है जिसका बीज आपको कम मात्रा में उपलब्ध है, उस गन्ना को, उस प्रभेद की रोपाई आप बड चिप विधि से करें, ताकि बहुत कम समय में आप अच्छे प्रभेदों का क्षेत्रफल बढ़ा सके। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है। कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। कुछ स्थानों पर सोयाबीन की फसल कटाई योग्य तैयार हो गई है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान को बचाने तथा वर्षा से सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र सोयाबीन की फसल की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर तारपोलिन से ढक कर रखें। सोयाबीन की थ्रेसिंग के उपरांत बीजों को 10 से 12% नमी रहने तक सुखाएं। इसके बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख या नाव के आकार के समान चौड़े होने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में इस समय जीवाणु झुलसा रोग एवं शीत ब्लाइट रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत से जल निकास की उचित निकासी करें एवं पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय अधिकांश जगहों पर उड़द, मूंग एवं सोयाबीन की फसलें पककर तैयार हो गई हैं, अतः इनकी कटाई का काम करें। इनकी कटाई गहाई करते समय मौसम का विशेष ध्यान रखें। यदि वर्षा होने की संभावना हो तो कटाई गहाई का काम ना करें। वर्तमान समय उतेरा की फसल लेने के लिए उपयुक्त है, इसलिए जो किसान भाई उतेरा फसल लेना चाहते हैं वे अभी धान की खड़ी फसल में तिवड़ा, अलसी और मसूर की खेती कर सकते हैं। इसके लिए धान की परिपक्व फसल में बीजों को छिड़क कर बोएं। रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी करें। इस समय ट्रैक्टर चलित रोटावेटर तथा कल्टीवेटर का प्रयोग कर खाली खेतों में उथली जुताई करें। इस समय कुल्थी, मूंग, उड़द, तोरिया, सूरजमुखी एवं चारे वाली फसलों की बुआई किसान कर सकते हैं। टमाटर, भाटा, मिर्च एवं शिमला मिर्च के पौधों को लगाने की तैयारी करें एवं लगाने के पूर्व पौधों को थायरम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों को उपचारित अवश्य करें। शीतकालीन गोभी वर्गीय सब्जियां जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं गांठ गोभी की किस्मों का चयन कर नर्सरी डालें। इस समय गेंदा में फूल आने का समय है, अतः बाजार भेजना सुनिश्चित करें। सेवंती एवं ग्लैडियोलस के पौधों को लगाने का उपयुक्त समय है एवं रजनीगंधा की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी है। फल वृक्षों जैसे संतरा, अमरूद आदि को वर्षा काल समाप्त होने की स्थिति में अपने बागीचों में पौधों पर बोडो पेस्ट या बोडो मिश्रण 1% के घोल का छिड़काव करें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आवागमन की उचित व्यवस्था करें। अपने पशु बाड़े, मुर्गी घर एवं तालाब, पोखरों के आसपास उगे खरपतवारों की सफाई करते रहें ताकि मक्खी, मच्छर आदि पनपने न पाएं। साथ ही पशुशाला को सप्ताह में एक बार फिनाइल के घोल से अवश्य धोएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है
ग्राम तिगरा, जिला सागर के रमेश कुमार ने। आपने किचन गार्डनिंग के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, पोषण वाटिका के लिए स्थान परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः हम मानते हैं कि अगर परिवार में 5-6 सदस्य हैं तो उनके लिए 250 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर्याप्त होगी। लेकिन अगर किसी के घर के आसपास इतनी ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो भी उनके पास जो भी ज़मीन उपलब्ध है उसमें वो आवश्यकता अनुसार सब्जियों की खेती आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप ये ना सोचिए कि हमारे पास ज़मीन कम है तो हम इसमें खेती नहीं कर सकते हैं। पोषण वाटिका की स्थापना किसी भी रूप में की जा सकती है। सर्वप्रथम हम अपने घर के आसपास, जैसे गांव देहात में आप देखेंगे कि ज़मीन काफ़ी मात्रा में होती है। शहरों में तो जो ज़मीन उपलब्ध होती है उसमें अधिकतर मकान बना लेते हैं। अगर आसपास ज़मीन खाली है तो गमलों में और छत के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी डाल करके 4-5 इंच मोटी जो उसकी लेयर बना लें और उसके पश्चात उसमें मौसमी सब्जियां कुछ लगाई जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध होती है और जिनके पास नहीं भी है तब भी वो अपने घर के आसपास 1-2 सब्जियां लगा लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हमारा मुख्य बिंदु जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर ही रहेगा। तो जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं खासकर, वो अपने घर के आसपास खाली ज़मीन की अच्छे से साफ़ सफाई करने के पश्चात उसमें मौसम के अनुसार जो उपलब्ध सब्जियों के बीज और पौधे हैं वो लगा सकती हैं। तो इस टाइम में जैसे कोहड़ा हो गया, लौकी हो गई, भिंडी हो गई, नेनुआ हो गया, सतपुतिया हो गया और काला गाजर, लाल मूली, सफ़ेद मूली, धनिया की पत्तियाँ, पालक भी लगा सकते हैं जो 1 महीने बाद अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इन सभी सब्जियों का हम अपने गृह वाटिका में स्थान दे सकते हैं। जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनको हम मेड़ों पे लगाएंगे और जो फैलने वाली सब्जियां होती हैं उनको हम क्यारियों में लगाएंगे। और जो बीज में दूरी होगी, बीज से बीज की दूरी, उसका भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे लौकी, कोहड़ा ये सब लगाते हैं तो इसमें बीज से बीज की दूरी ज़्यादा होती है, 60 सेंटीमीटर तक होती है। और जैसे भिंडी लगाते हैं तो उसमें 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये ध्यान में हम रखेंगे। छत के ऊपर बेंच या तिपाई के सहारे बागवानी का छत पर भार कम पड़े, इसके लिए सीमेंट एवं मिट्टी के मिश्रण का सुविधानुसार लंबाई एवं गहराई का बैच या तिपाई निर्माण करते हैं। उसमें फल एवं सब्जियां उगाने के लिए 2 भाग दोमट मिट्टी, 1 भाग बलुई मिट्टी तथा 1 भाग कंपोस्ट मिलाकर बैच एवं तिपाई को भरते हैं एवं उसमें सिंचाई के लिए 1 इंच नाली की जगह छोड़ते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों को सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिंचाई ऊपर की 1 इंच की मिट्टी खरोच कर देना चाहिए। यदि मिट्टी नम है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, यदि सूखी है तो सिंचाई की आवश्यकता है। इस मौसम में कुछ फलों के पौधों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और हम कोई भी फल के पौधे लगाते हैं तो वो आसानी से जड़ जमा लेते हैं। अब हम ये ध्यान में रखेंगे कि पोषण वाटिका में किस प्रकार के पौधे लगाने चाहिए। देखिए, जैसे कि पोषण वाटिका में हम सबसे पहले नींबू को स्थान देते हैं। नींबू एक ही बहुत पौष्टिक फल है। ये हमारे स्वास्थ्य में जो विटामिन सी की कमी हो रही है इसको भली भांति इसकी आपूर्ति कर सकता है। तो नींबू को ज़रूर स्थान देना चाहिए। नींबू के बाद हम करौंदा, पपीता, आम में आम्रपाली जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा ऊंची नहीं होती है और इसको लगाया जा सकता है। 3-4 वर्षों में ही इसमें फलत आने लगती है और ये खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है।
अब हम इसमें कटहल के पौधों को भी स्थान दे सकते हैं। इसमें हमें दिशा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें ज़्यादातर पौधे उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे लंबे समय तक चलते हैं और वो बड़े होते हैं। तो अगर हम पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ पौधे लगा देंगे तो सूर्य का प्रकाश उचित रूप से जो सब्जियां लगी हुई हैं उनको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी पौधे लगाएं फलों के तो वो उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ ही हों। दूसरा मेरा ये कहना है कि पोषण वाटिका के बहुत सारे लाभ और भी हैं। जैसे कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो गांव देहात में सभी सब्जियां लगाते नहीं हैं खेत में, और जो भी सब्जियां लगाते हैं तो वो व्यावसायिक उपयोग के लिए लगाते हैं, जिसमें कीटनाशक वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं किसान भाई। तो जब महिलाएं अपने घर के आसपास इस खेती को करेंगी तो उनको कीटनाशक मुक्त सब्जियां मिलेंगी। अगर कीटों का प्रकोप हो रहा हो तो उस पर नीम के तेल का छिड़काव कर देंगी तो इस प्रकोप से बचा जा सकता है। महिलाएं अपने घर के पास जब सब्जियां उगाती हैं तो जब भी उन्हें आवश्यकता होती है वो जाके उसे तोड़ के ला सकती हैं और उसका उपयोग भी कर सकती हैं। और बच्चों को भी इसमें ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि कृषि कार्य करने से बच्चों में एक आत्मविश्वास आता है कि वो, और उनको शौक होता है कि हमने ये पौधा लगाया है, इससे हमने ये सब्जी तोड़ी है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।